हेलो एवरीवन। आज एनपैड का फर्स्ट डे था एंड आई हर्ड मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ऐसे ही लगा कि क्यूए का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था थोड़ा सा डिफिकल्ट था एंड एक्सपेक्टेड भी था। मैंने पहले ही बताया था एनालिसिस एंड ऑल में कि क्यूए का पेपर आपका डिफिकल्ट आएगा एंड पेपर के अंदर आप एक्सपेक्ट करना स्टैटिस्टिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस एंड आपके थोड़े सीक्वेंस सीरीज एंड प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सेम लाइंस पे है जैसे उनका मॉक टेस्ट था। इसलिए मैंने आज प्लान किया कि एक और मॉक टेस्ट करते हैं। इसका सेकंड मॉक टेस्ट था, उस पर भी एक और वीडियो बनाते हैं। बट आज वाली वीडियो में मेरा वो एम नहीं है कि 45 मिनट्स में क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। उसमें मैं आपको दिखाना चाहता था कि क्वेश्चन कैसे करते हैं, कैसे स्किप करते हैं, एनरोल करते हैं। आज वाली वीडियो का पर्पस दूसरा है। आज वाली वीडियो का पर्पस है सारे क्वेश्चन में क्या क्या ट्रिक्स हम यूज करते हैं, कैसे करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में तो मैं खुद के लिए सॉल्व कर रहा था कि क्वेश्चन कर रहा था, थोड़ी देर में ही मैं स्किप कर देता कि मेरा आंसर आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाता था एनरोल। आज वाली वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। थोड़ी सी वीडियो लेंथी भी होगी, तो अगर आप में पेशेंस है तो प्लीज बैठ जाना, अगर पेशेंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो आज वाली वीडियो में सारे क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा क्यूए सेक्शन के एंड उसके रेलेवेंट, उसमें जितनी वेरिएशंस हो सकती हैं, क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, सारे में सारे बताने की ट्राई करूंगा। बट हर क्वेश्चन में मैं क्यू का जवाब नहीं दूंगा कि ऐसा क्यों करते हैं। क्यू के लिए आपके पास प्रॉपर वीडियोस हैं, प्रॉपर पूरा कंसेप्ट है, पूरी किताबें हैं, वो आप पढ़ सकते हो। क्या करते हैं मैं उस चीज का जवाब दूंगा कि इस एग्जाम में इस क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे करना है, वो चीज का जवाब दूंगा। वही चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्यों आया। क्यू एंड ऑल का जवाब नहीं होगा, सिंपल हम क्या करते हैं वो चीज बताऊंगा। अगर ठीक लगे तो ठीक है, अगर ना लगे तो ट्राई कर लेना, मतलब उसको सोचना कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। उस चीज का मैं अब इस वीडियो में जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सेम वही प्रोसीजर, इंस्ट्रक्शन एंड ऑल क्या ही पढ़नी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपका सबसे पहला। if sin x sin theta plus cos theta is equal to p, sec theta plus cosec theta is equal to q, find the value of q into p minus 1 by p। इसकी वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई ऐसा कोई ज्यादा कंसेप्ट भी नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, सब कर सकते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, सबको अटेम्प्ट करना है। ऐसे देख के नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, मेरे को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती मैं स्किप करूंगा। करना है क्या है, पहले ये चीज निकाले तो इसको देख लेते हैं। आपको निकालना है, अगर मैं यहाँ से p कॉमन निकालू तो q बाई p इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ये चीज निकालनी है। अच्छा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है, दैट इज इक्वल टू पी। और सेक और कोसेक में पता है साइन थीटा और कॉस थीटा के इनवर्स रेसिप्रोकल होते हैं, तो मतलब 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू है। अगर इसमें इसको ये लिखें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। ये चीज क्या है, ये तो आपकी पी के बराबर ही है। यू कैन से क्यू बाय पी विल बी इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, फिर आपका आपका ये है, पी स्क्वायर कर देते हैं। इसका पी स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर क्या आएगा आपका, पी स्क्वायर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्या होता है, ये चीज 1 होती है, तो पी स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाएगा, दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। सिंपल, यहाँ पे पुट कर दो, 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, कट जाएगा, आंसर इज इक्वल टू। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक है, इस चीज पिछले वाले क्वेश्चन का आप वैल्यू ट्राई करके भी कर सकते थे, बट एज पर मैं आपको आपको प्रॉपर सोल्यूशन बताना चाह रहा था। ठीक है। अच्छा, ये क्या है, S1 S2 S3 S10 denotes the sum of an infinite geometric series whose terms are 1 2 3 4 10 respectively, whose common ratios are and so on। आपको इन सबका सम बताना है। देखो क्वेश्चन देखते हैं ऐसा लग रहा है कि छोड़ने वाला है, बट आज की वीडियो में एम नहीं है कि छोड़ना है। देखो लिख के देख लेते हैं। कई बार ना ऐसे क्वेश्चन जितने डिफिकल्ट लगते हैं काफी इजी निकल जाते हैं, हल्का सा लिखते हैं। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। S1 क्या आ जाएगा आपका, आपके फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो हाफ है,
इनफाइनाइट जीपी का सम तो आएगा, पता होगा सम क्या आता है इनफाइनाइट जीपी का, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। S1 पूरी ही निकाल लेते हैं, पूरी सीरीज का सम क्या आ जाएगा इसका, सिंपल S1 की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस 1/2। ये सॉल्व करके आएगा आपका 2 आएगा, क्योंकि इसका कॉमन रेशियो हाफ गिवन था फर्स्ट वाली सीरीज का, एंड फर्स्ट टर्म 1। S2 क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस 1/3, ये आ जाएगा 2 अपॉन 2/3, दैट इज इक्वल टू 3। S3 क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 अपॉन 1 माइनस 1/4, ये सोल्व करके आएगा, ये 4 आ जाएगा। आएगा पैटर्न तो दिखना स्टार्ट ही हो गया होगा आपको, 2 आ रहा है S1, S2 3 आ रही है, S3 4 आ रही है, तो आपकी सीरीज क्या बन रही है, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 10। S10 क्या आएगा आपका, S10 आपका आ जाएगा 11 आ जाएगा। ऑब्वियसली सम ऑफ सीरीज तो ये निकाल ही सकते हो, इन सबका सम करके कितना आ जाएगा, मतलब 1 से लेके 11 तक का सम आता है आपका 66 आता है, तो -1 करेंगे तो ये 65 आ जाएगा। ठीक है, इसका सम अपने एंड पे आप कैसे भी करना चाहो कर सकते हो, इसका सम आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग 65 आएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 13 आ जाएगा इंटू n/2, ये चीज भी करते हैं, 65 आ जाता है। ठीक है, तो आंसर इज 65। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप एग्जाम में गारंटीड एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसके वेरिएशंस डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बताने से पहले इस वाला आज भी देखा होगा स्टूडेंट ने, आज भी आया था सिमिलर क्वेश्चन, पिछला मॉक टेस्ट मैंने कराया था, उसमें भी ये वाली ए क्यूब डी क्यूब सी क्यूब आई थी। सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है, इसकी 4-5 वेरिएशंस होती है, सारी वेरिएशंस लिखवा है। पहली वेरिएशन होती है, अगर सिंपल इसी चीज का है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इज इक्वल टू, 4 फॉर्मूलेज होते हैं, 4-5 सारे वेरिएशंस लिखवा रहा हूँ। पहला वेरिएशन आता है इज इक्वल टू a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab + bc + c। तो अगर क्वेश्चन में आपको a² b² c² और abc और ये ऐसे कुछ गिवन है, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। दूसरी एक वेरिएशन आती है, दिस इज इक्वल टू a + b + c डिवाइडेड बाय 2 इंटू a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन है, a - b b - c समथिंग ऐसा गिवन है, तो ये चीज आपको यूज करनी है। ठीक है, एक और वेरिएशन आती है आपकी a + b + c इंटू कट बाय 2 इंटू थ्राइस ऑफ a² + b² + c² माइनस a + b का प्लस c का होल स्क्वायर। एक वेरिएशन ये आती है, तो क्या आती है, अभी कल इतना ही याद कर लो, ये 3 वेरिएशन आती हैं। ये चीज आप, अच्छा हाँ, चौथी याद आ गई, जो पिछले वाले में यूज करी थी हमने पिछले मॉक में, वो थी आपकी a + b + c इंटू a + b + c का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ab + bc + c। जो हमारा तीसरा मॉक, पहला मॉक दिया था, उसके अंदर हमने ये वाली चीज यूज की, क्योंकि उसके अंदर आपको abc की बनता है, ab bc ca की बनता है। अब इस क्वेश्चन में देख लो, ये सारी आपकी 4 पॉसिबिलिटी है, इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, abc गिवन है, a² b² c² गिवन। ठीक है, और ये वाला abc तो आपका है, तो आप कौन सी वाली यूज करोगे, आप ये वाली आइडेंटिटी यूज करोगे, जिसके थ्रू आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यू कैन से a³ + b³ + c³ -3abc will be equal to a + b + c/2 कितना आ जाएगा, that will be 5 into a² + b² + c² आपका 40 है, 40 into 3 is 120 minus a + b + c is का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 10² that is 100। so this value is equal to 20 into 5 is 100। a³ + b³ + c³ कितना आ जाएगा,
इज इक्वल टू 100 प्लस 3 ABC, और ए 3 ABC कितना है, -11 है, प्लस -33 आ जाएगा, इज इक्वल टू 67। तो 67 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो ये क्वेश्चन आप विद इन 30-40 सेकेंड्स में कर सकते हो। अगर नहीं पता है तो पूरा ड्राइव करोगे, या कई लोग इसमें हिट एंड ट्राई करने की ट्राई करते हैं, कैसे वैल्यू सोचते हैं जो ऐसे आएगा, काफी टाइम लग जाता है। इन द एंड आप 2-3 मिनट टाइम वेस्ट करके फिर इन द एंड स्किप भी करते हैं या तुक्के मार के जाते हैं। ये चीज पता है तो आपका आंसर आ जाए। ठीक है, आई होप क्लियर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी at 40 किलोमीटर पर आवर. Okay. 1 3/4 hours later, another car from A traveling at 48 किलोमीटर पर आवर reaches 15 minutes before the first car. इसका मतलब ये बोल सकते हैं सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में मेरे कार फर्स्ट कार है और एक सेकंड कार मान लेते हैं। फर्स्ट कार ने अगर टाइम टेकन है इसका, और इसका कुछ टाइम टेकन मान लेते हैं, सेकंड कार को अगर टाइम टेकन t लगा है तो इसका टाइम टेकन आपका t + 2 आवर्स होना चाहिए। 2 आवर्स क्यों आया, 1 3/4 और 15 मिनट को 1/4 बोलते हैं। इतना टाइम इसको एक्स्ट्रा लगा है, इसका मतलब इसको 2 घंटे एक्स्ट्रा लगे हैं। इसकी स्पीड क्या है 40, इसकी स्पीड क्या है 40। डिस्टेंस तो हमारा सेम है, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। सो 40 इंटू t + 2 इज इक्वल टू 48 इंटू t। यहाँ से t निकाल लो एंड दिस इज आर इक्वल टू आर डिस्टेंस ऑन t। निकाल के इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा 40t + 80 इज इक्वल टू 48t। So 8t is equal to 80 and t is equal to 10. t equal to 10 आ गया तो आपका d कितना आ जाएगा 48 इंटू 10 कर दो, 48 इंटू 10 480 आ गया। दैट इज आवर आंसर। इससे यार टाइम नहीं लगाना इस क्वेश्चन में, मतलब इसको प्रॉपर इक्वेशन से करना चाहो कर सकते हो, बट क्वेश्चन अगर थोड़ा इस वे में पढ़ो तो आपको इजीली आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा फास्ट फास्ट ही पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट है x इक्वल टू 2 + 2 की पावर 1/3 - 2 की पावर 2/3। आपको वैल्यू निकालनी है x³ - 6x² + 18x। काफी वियर्ड क्वेश्चन है, प्रॉपर अप्रोच बता रहा हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करके दिखा रहा। उस वे में आपको कुछ सोचना पड़ेगा, काफी टाइम लगता है उसमें। वो है कभी भी ऐसे क्यूब आ रहा है ना समथिंग, ऐसा कर दो इस इक्वेशन में एक चीज को 2 को इस तरफ ले जाते हैं। प्रॉपर अप्रोच ये होता है, मेरे को काइंड ऑफ पता है इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करते हैं। x - 2 को आप लिख सकते हैं 2⁻1/3 को, मतलब 2 को कॉमन, 2⁻1/3 को कॉमन बाहर निकालें, 1 - 2⁻1/3 आ जाएगा। दोनों तरफ ना क्यूब कर दो, दोनों तरफ क्यूब करोगे तो इसका क्यूब आएगा x³ -2 क्यूब मतलब 8 -3 इंटू 2 इंटू x इंटू x - 2 इज इक्वल टू, इसका भी क्यूब करोगे मतलब 2 इंटू 1 - 2⁻1/3 का। ध्यान से देखो, एक्सपेंड करोगे तो 3x³ आ जाएगा, 6x² यहाँ से आ जाएगा, समथिंग 12x भी आएगा, कुछ ना कुछ रीअरेंज करके आपका आंसर आ जाएगा। बट एग्जाम में इतनी मेहनत नहीं करोगे आप। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मेथड बताता हूँ। मेथड के लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, याद हो तो बेटर है, या अप्रॉक्सीमेट याद हो तो इवन बेटर है। कि 1 से लेके 5 तक के, या पॉसिबल 1 से लेके 10 तक के क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट याद हो। याद नहीं था, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन हम अप्रॉक्सीमेशन से करेंगे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन से आपको कम टाइम लगेगा, क्यूब रूट या स्क्वायर रूट आपको अप्रॉक्सीमेट याद है। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की वैल्यू तो 2 होती है, 2 का क्यूब रूट आता है अप्रॉक्सीमेट 1.25 के आसपास आता है, जितना मेरे को याद है। एंड 1.25 का अगर आप स्क्वायर करोगे, क्योंकि इसका स्क्वायर है ये, इसका 1.25 का स्क्वायर आना चाहिए आपको 1.57 के आसपास आना चाहिए। सो -1.57 करिए, तो ये वैल्यू आपकी अप्रॉक्सीमेट आ जाएगी 1.68 के आसपास आएगी अप्रॉक्सीमेट। आ रही है ना 3.2 -7 1.68 आ रही है अप्रॉक्सीमेट। एक्स को अपनी कन्वीनियंस के लिए 1.68 को 67 मान के हम एक्स को अप्रॉक्सीमेटली 5/3 मान सकते हैं ना।
सिंपल करो, इक्वेशन में 5/3 पुट करो, अप्रोक्सीमेट जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो ऑप्शंस दूर हैं, ठीक है। तो 5/3 का क्यूब हो जाएगा 125/27 माइनस 6 इंटू 5/3 मतलब 25/9 स्क्वायर कर रहे हैं प्लस 18 इंटू 5/3। तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट देख रहा हूँ, तो ये अप्रोक्सीमेट 5 आएगा माइनस ये कितना आ गया 150/9 कितना आता है, वो आएगा 50/3 दैट इज 16.67 आएगा अप्रोक्सीमेट, प्लस ये कितना आता है 30। तो आपका आंसर कितना आ गया, ये 16.67 से कितना है 50/3, ठीक है। सो 35 माइनस 16.67, आपको दिख ही रहा है यहाँ पे 18 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा आंसर, 18 पॉइंट समथिंग है, तो माय आंसर इज 18। आपकी चॉइस है, एग्जाम में पूरी मेहनत करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट घर में थोड़ी सी मेहनत कर लो पहली, और ये चीज अगर आपको याद है तो आपको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगी ऐसे अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन में, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। वो सारी चीज शेयर कर रहा हूँ जो एक्चुअली मैं अपने एग्जाम में करता हूँ, अगर आप करना चाहते हो तो कर लो। जैसे लास्ट क्लास में जो मैंने 45 मिनट्स में कराया था, ऑनेस्टली बताऊं तो वो वाली चीज अगर मैं आपको समझाए बिना मैं अपने मेथड से करता तो वो सारी चीज मैं 30 मिनट्स के आसपास कर सकता था यूजिंग दीज मेथड्स, ठीक है। अच्छा क्या, इफ अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन अ मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, अ डीलर गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। कई बार आपको कंफ्यूजन होती है कि हम वैल्यू 100 मानते हैं या 100x मानते हैं, 100 मानते हैं जो वैल्यू, वो किसको माने, कॉस्ट प्राइस को माने, मार्क प्राइस को माने, सेलिंग प्राइस को माने। उसकी ट्रिक होती है आपकी ये चीज, लास्ट में पढ़ लो पूछा क्या है, परसेंट प्रॉफिट और लॉस पूछा है। प्रॉफिट एंड लॉस किस पे निकालते हैं हम, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, जिस पे निकालते हैं उस वैल्यू को 100 मानना सबसे कम टाइम लगेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस इज 100, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, पहले इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 25% हो रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस आपकी कितनी होगी 125 होगी। एंड आपको गिवन है डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन मार्क प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस आपको पता है 10% कम मतलब 90% ऑफ मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस 90% को आप क्या लिख सकते हो 9/10 लिख सकते हो। सो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 125 है तो मार्क प्राइस आपका आ जाएगा 1250 अपॉन 9 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको गिवन है ये ऑफर्ड डिस्काउंट ऑफ 25%, इसको ना फ्रैक्शन में रहने दिया करो तो बेटर रहता है। अब आपको 25% का डिस्काउंट गिवन है, 25% का डिस्काउंट मतलब न्यू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज सेकंड केस विल बी इक्वल टू 25% का मतलब 75% ऑफ मार्क प्राइस। 75% क्या होता है 3/4 ऑफ मार्क प्राइस। तो इसको 1250 को अपन 9 को इंटू 3/4 करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, इसको 3/4 कर दो, ये आएगा 3 1250 डिवाइडेड बाई 12। इसको ना पूरा भी कैलकुलेट मत करा करो, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ 1200 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएगा आपका 100 प्लस 50 डिवाइड बाई 12 आता है 4/1/6। तो आपको दिख रहा है 100 से कितनी वैल्यू ज्यादा है 4/1/6 ज्यादा है, तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट हो रहा है 4/1/6। कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं करी, एग्जैक्ट वैल्यू आई है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो let x be the median of the data and y be the median of the same data, मैंने ऐसा क्वेश्चन आपने हमने लास्ट में भी देखा था। ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, कुछ कंसेप्ट नहीं है, मेहनत। मेहनत अगर आप एग्जाम में कर सकते तो ठीक है, ध्यान से देखने पड़ते हैं नंबर, ध्यान से। जैसे मेरे को ऐसे क्वेश्चन से इरिटेशन होती है कि इसमें दिमाग नहीं लगाना होता, मेहनत करनी होती। तो लिख लेते हैं 13, सबसे बड़ा नंबर कोई दिख रहा है यहाँ पे 59, 18, 13 और 18 के बीच में कुछ नहीं है, 18 देन 20, 54 यहाँ चले जाएगा, देन और कुछ है यहाँ पे 30, 31, 32, 40, 48, 43, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 54, 43, 49,
अच्छा, मीडियन क्या होता है? ऑब्वियसली मिडिल वैल्यू होती है। 5-10 नंबर में हम मिडिल वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो बीच के 2 नंबर की मिडिल वैल्यू निकलती है। इनका मीडियन आएगा हमारा 31.5 होगा, दैट इज इक्वल टू एक्स। y के बारे में क्या किया है ना, y विद द मीडियन ऑफ द सेम डेटा व्हेन 18 इज रिप्लेस्ड बाय 81। 18 की जगह 81 लिख दोगे तो 81 यहाँ पे आ जाएगा। अब मेरा मीडियन होगा, इन दोनों, ये मिडिल दो वैल्यूज हो जाएंगी, इन दोनों का मिडिल वैल्यू क्या आ जाएगी, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 11 का, तो 5.5 ऐड कर दो तो 37.5 आना चाहिए इनका मीडियन। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने का गैप होगा? 6 का गैप है, तो माय आंसर इज 6। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी is 10 and next 7 terms is 17, find the fifth term। जनरली अगर मिडिल टर्म आपसे पूछी हो तो हम वो वाला करते हैं कि a माइनस डी, ए प्लस डी वाला मेथड करते हैं, बट यहाँ मिडिल टर्म नहीं पूछी आपसे, आपसे 7 फिफ्थ टर्म पूछी, तो इसमें प्रॉपर जो मेहनत होती है वही करनी पड़ेगी। मेरे पास ऑप्शन होता है एग्जाम में, मैं स्किप कर देता, क्योंकि जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉपर ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है वो क्वेश्चन आपको स्किप कर देना चाहिए। ठीक है, तो आपका फर्स्ट टर्म गिवन है, तो फर्स्ट टर्म को a मान लेते हैं, एंड आपकी 6 टर्म क्या होगी, सॉरी 7 टर्म a प्लस 6d होगी। फर्स्ट टर्म ये है, 7 टर्म ये है, एंड सम ऑफ नेक्स्ट, और आपकी 8 टर्म क्या होगी, वो a प्लस 7d होगी, एंड आपकी 14 टर्म क्या होगी, वो a प्लस 13d होगी। ये आपकी मेरी फर्स्ट और लास्ट टर्म है फर्स्ट 7 की, और ये फर्स्ट और लास्ट टर्म है मेरी नेक्स्ट 7 की। इनका सम कैसे निकालते हैं, वो n/2 मतलब 7/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, 2a प्लस 6d हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, और यू कैन से 7 इंटू a प्लस 3d, ये आपको गिवन है इक्वल टू 10। यहाँ पे क्या करोगे, 7/2, 7 इंटू 2a प्लस 20d डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 7 इंटू a प्लस 10d इज इक्वल टू 17। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करूँ एक दूसरे से, इनको माइनस करूंगा, 7 या 7 ये कट ही जाएंगे आपके, तो आपका आएगा 7 इंटू 7d इज इक्वल टू 7, 7 7 से कटा, d इज इक्वल टू 1/7। d इज इक्वल टू 1/7 को इसमें पुट करेंगे तो a आ जाना चाहिए, ट्राई कर लेते हैं। 7 इंटू a प्लस 3/7 इज इक्वल टू 10। a कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 10/7 चलेगा, 3/7 माइनस आ जाएगा, तो a आपका आ जाएगा 1। a1 आ गया, d आ गया, तो फिफ्थ टर्म निकालना आपका आसान है, वो क्या जाएगी, a प्लस 4d होगी, मतलब 1 प्लस 4/7 दैट इज 11/7। तो आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। Next, if A and B working together can complete a task in 8 days, where B and C working together can complete it in 16 days. A worked it for 5 days. B ने 6 दिन काम करा है. C alone finished the remaining work in 16 days. How many days would C alone take to complete the work? A और B मिलके 8 दिन में काम करते हैं, B and C मिलके 16 डेज में काम करते हैं। ठीक है, तो आपका ऐसे लिखा है, लास्ट वाली स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसमें। ए के एक डे वर्क को हम ए मान लेते हैं, बी के एक डे वर्क को हम बी मान लेते हैं, सी के एक 1 डे वर्क को हम सी मान लेते हैं। ठीक है, एलसीएम मेथड एंड ऑल को हटा के अभी ऐसे मान लेते हैं कि एलसीएम यूज करोगे तो यूनिट्स में आ जाएगा, रेसिप्रोकल वाला आप यूज करते तो वो रेसिप्रोकल के वे में आ जाएगा। फाइनल इक्वेशन लिखने की ट्राई करते हैं। ए वर्क डिड एट 5 डेज, मतलब ए ने 5 दिन काम करा तो उसने 5 यूनिट्स करी होंगी। बी ने कितने डेज काम करा है, 6 डेज काम करा तो उसने 6 बी यूनिट्स करी होंगी। एंड सी ने अलॉन रिमेनिंग वर्क इसने 16 डेज में कराया, तो उसने 16 सी यूनिट वर्क करा होगा। ठीक है, ये कितने के बराबर है, आर आर कंप्लीट वर्क को हम यहाँ पे 1 मान रहे हैं, इज इक्वल टू 1। इसके बाद क्या है आपका, सिंपल सा है, ए हमारी ये इक्वेशन है ना, ये वाली, ए एंड बी वर्क टुगेदर इन 8 डेज, इसमें यहाँ पे हम यूज करेंगे, इसका मतलब रेसिप्रोकल वाले से कर रहा हूँ, ए प्लस बी आपका
ए का वन डे वर्क प्लस बी का वन डे वर्क शुड बी इक्वल टू 1/8, बी का वन डे वर्क प्लस सी का वन डे वर्क शुड बी इक्वल टू 1/16। यहाँ पे इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग रीअरेंज कर दो। इसको मैं ये लिख सकता हूँ 5a प्लस 5b प्लस b प्लस c प्लस 15c इक्वल टू 1। तो 5 टाइम्स a प्लस b प्लस b प्लस c प्लस 15c इज इक्वल टू 1। अब आपकी चॉइस, अगर आप एलसीएम मेथड यूज करते तो 1 की जगह आप जो एलसीएम मानते हो वो चीज लिख सकते थे यहाँ पे, अदरवाइज मैंने 1 के अकॉर्डिंग करा तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, वैल्यूज पुट करा आंसर आ जाएगा। तो 5/8 प्लस 1/16 प्लस 15c इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप c की वैल्यू निकाल लो, कितना आना चाहिए 5/8 प्लस 1/16 आ जाएगा 10/16 11/16 5/16। सो 15c आ जाएगा 5/16। तो c आ जाना चाहिए आपका 1/48 आना चाहिए। तो c को कितना टाइम लगता होगा 48 डेज लगते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन मत पूछना मैंने कैसे करी है। नेक्स्ट देखते हैं, a sum is lent out at 10% per annum compound interest being compounded yearly. The difference between the interest for third year and the fourth year is 42.35. आई होप आपको ये चीज पता होगी कि जिस रेट का आपका इंटरेस्ट होता है आपका इंटरेस्ट भी उतने रेट से बढ़ता है। अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज समथिंग, then compound interest for second year is something, compound interest for third year is something, and compound interest for fourth year is something. So this value is 10% more than this. This value is 10% more than this. This value is 10% more than this. आपको गिवन है, इनका डिफरेंस गिवन है, मतलब दैट मीन यू कैन से कि 10% ऑफ C3 इज इक्वल टू 42.34। मतलब थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट था उसका 10% ही है आपका 42.3। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन थर्ड ईयर आ जाएगा आपका 430.23.5। ठीक है, इससे आप कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर निकाल सकते हैं कि 2 बार 10% बढ़ा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर इंटू 10% 2 बार बढ़ाते तो आई होप आपको पता होगा 21% बढ़ता है, इंटू 1.21 इज इक्वल टू 423.5। यहाँ से आप C1 निकाल सकते हो, बट मेरे पास ऑप्शन होता कि पहले आप C1 निकालोगे फिर आप यहाँ से प्रिंसिपल निकालोगे 10% यूज करके। इतनी मेहनत करने की जगह ध्यान से देखो तो मुझे पता है यहाँ पे डेसिमल में आंसर आ रहा है, लास्ट में 5 आ रहा है, 10% हम यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली मेरे जो नंबर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं लास्ट में 0 से पहले 5 आ रहा होगा, एक ही नंबर में दिख रहा है। मेरे पास ऑप्शन है, मैं मेहनत कर सकता हूँ, पूरा सॉल्व करना चाहो आप कर सकते हो, पर ध्यान से देखो एक में 5 है, मैं तो इस पर टिक करके चले जाऊंगा एग्जाम में। अगर आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, आंसर यही आना चाहिए। मतलब मैं आई एम 99.99% श्योर कि आंसर यही आएगा इसमें से। ठीक है, मेरे को 5 दिख रहा है यहाँ पे, लास्ट में मेरे को 5 दिख रहा था इसके कारण। अगर 2 दिख रहा होता तो मैं यहाँ पे चले जाता 2। यहाँ पे अगर मेरे को 6 दिख रहा होता तो मैं ये वाले पे टिक कर देता। 10% वाले क्वेश्चन में आप हमेशा ये चीज कर सकते हो, हमेशा ठीक आंसर आता है, कभी गलत नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। Mean of 3 numbers is 12 more than least of the numbers and the 16 less than the greatest of the 3 numbers. तो मीन को मान लेते हैं, मीन को हम x मान लेते हैं, तो हमारा सम क्या होगा नंबर का, सम इक्वल टू आपका 3x आना चाहिए। आई होप ये तो पता होगा क्योंकि 3 नंबर्स हैं एंड सम अपॉन 3 इज इक्वल टू आपका मीन आता है। ठीक है, अच्छा अब आपके क्या गिवन है, दैट इज 12 मोर देन लीस्ट ऑफ द नंबर्स, मतलब हमारा सबसे छोटा नंबर है वो आपका x-12 होना चाहिए, एंड 16 लेस देन ग्रेटेस्ट ऑफ द नंबर, मतलब सबसे बड़ा नंबर वो आपका x+16 होना चाहिए। एंड इफ द मीडियन ऑफ द 3 नंबर्स, मीडियन क्या होता है, मिडिल नंबर व्हेन रिटन इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो मिडिल नंबर आपका 6 है, तो आपका गिवन है मतलब सम निकालना है, तो ऑब्वियसली इन तीनों का सम कितने के बराबर होना चाहिए, दिस प्लस दिस करेंगे तो दिस शुड बी इक्वल टू आवर सम दैट इज इक्वल टू 3x। यहाँ से x निकाल लेते हैं, 2x हैं, x कट गया तो x ही बचेगा, x इक्वल टू कितना आ गया 16 प्लस 6 22 माइनस 12, x 10 आ गया। आपको क्या निकालना है, सम निकालना है, मतलब 3x निकालना है, 3x आपको देगा 30, ऑप्शन में भी है, बढ़िया है, वही आपका आंसर है। आपसे नंबर निकालने के लिए बोला तो नंबर निकालते, बट आपसे सम पूछा था हम सम निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये देखते हैं,
Next type, the perimeter of the circular field whose area is equal to triangular field whose sides are this. ट्रायंगल कैसा है ये? छोड़ने वाला क्वेश्चन है वैसे एग्जाम में, बट इस वीडियो में मेरा पर्पस है कि आपको समझाना कैसे करना है, तो ऑब्वियसली मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ सारे। तीनों साइड डिफरेंट होती है तो हम ऑब्वियसली हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं, पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू 35 प्लस 53 प्लस 66 डिवाइडेड बाय 154 डिवाइडेड बाय 2 इज 77। हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया 77। फिर हम क्या करते थे, s माइनस ए करते थे, वो 35 मान लेते हैं। s माइनस 35 आपका आएगा 42 आएगा, s माइनस 53 आएगा आपका 24 आएगा, एंड s माइनस 66 आएगा आपका 11 आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा हमारा, वो अंदर आता था s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, 77 इंटू 42 इंटू 24 इंटू 11, ये आ जाएगा आपका 77 मतलब 11 इंटू 7 होता है, 42 होता है 6 इंटू 7 होता है, 24 होता है आपका 4 इंटू 6 होता है, और 11। हर चीज़ दो बार आ रही है, बढ़िया। 11 बाहर आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा, और 4 को 2 इंटू 2 लिखेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितने के बराबर है, हमारा एरिया ऑफ सर्कल के बराबर, मतलब पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, 2 गया, ये गया, ये गया, आर स्क्वायर आ जाएगा आपका 7 स्क्वायर इंटू 6, आर आ जाएगा आपका 7√6। इस मोमेंट पे ये तो दिख जाना चाहिए कि ये दोनों तो हमारे ऑप्शन एलिमिनेट हो ही जाएंगे, इन दोनों से कुछ आना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, अब तो इतना कर ही लिया था कि ऑप्शन से तुक्के मारने, प्रॉपर सॉल्व भी कर लेते हैं। आपको पेरीमीटर निकालना मतलब 2 पाया है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर मतलब 7√6, ये कट गया, 44√6 आ जाएगा आंसर, दैट इज सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वल टू 0 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कभी भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के ना तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये आपके हमेशा सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट में काफी यूज होता है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा आपका सम ऑफ रूट होता है, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा कितने के बराबर होगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 3p, एंड अल्फा बीटा कितने के बराबर होगा, वो आपका p स्क्वायर के बराबर होगा। तो सिंपल यहाँ पे लिखोगे 3 1/9 हो जाएगा 28/9 इक्वल टू 3p का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर, 3p का होल स्क्वायर, सॉरी 3p का होल स्क्वायर, तो दैट इज 9p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, so that is 7p square. So 28/9 is equal to 7p square. ये कटेगा 4 आ जाएगा, p square is equal to 4/9। p कितना आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ p, that will be equal to 2/3। 2/3 ऑप्शन में है हमारा आंसर। अगर आपको पता है प्रॉपर अप्रोच है तो ये क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा का नहीं है आपको, अगर नहीं पता तो कई बार आप सोचते रहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कल परसों अगर आपका एग्जाम है, मतलब 27 और 28। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका suppose the price of a petrol increases by 25%, by what percent must the consumption be reduced so that the expenditure on it decreases by 25%। ये वाले क्वेश्चन तो आपको आते होंगे, एग्जाम में करे होंगे। मैं अपना क्या करता हूँ वो आपको पूरा समझा नहीं पाऊंगा, इन शॉर्ट बता देता हूँ मैं क्या करता हूँ, कि मैं उस पर फोकस करता हूँ जो हमारा एक्सपेंडिचर है। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना था, 100 था, एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 25%, मतलब फाइनल एक्सपेंडिचर मेरा 75 आ जाएगा। अब पेट्रोल मेरा 25% पड़ा है, तो पेट्रोल के कारण मेरा एक्सपेंडिचर कितना 25% बढ़ेगा, तो मेरा 125 होगा एक्सपेंडिचर। अब मेरा रिड्यूस किसके कारण होगा, वो कंजम्पशन को रिड्यूस करके ही मेरा 75 पे आ सकता है, मतलब 125 को मेरे को 75 लाना है। कितना कम करा मैंने, 50 कम करा है। 50 इसका कितना परसेंटेज होता है, 50/125 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 40%। 40% इज माई आंसर। अगर आपको और कोई मेथड यूज करते हैं सही है, इसके अंदर सारे मेथड आपके शॉर्टकट है, मैं ये यूज करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
A class has 178 students. If 100 students study mathematics, 70 study physics and chemistry and all. 18 students study all the three subjects. On the total number of students who study mathematics only, physics only, and chemistry only. मतलब तीनों ओनली ओनली वाले पूछे तो अगर और कुछ होता तो शायद से हम फॉर्मूला यूज करते। इस केस में तो मेरे अकॉर्डिंग वेन डायग्राम यूज कर लेना चाहिए। तो ऑब्वियसली एग्जाम में ये ऑप्शन होगा तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। कंसिडरिंग एनपैट के अंदर आपके पास कितना टाइम कम बचा होगा, इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना है, ठीक है, चाहे आपको आता हो ये, लेकिन छोड़ना है। इसके कारण आप जो क्वेश्चन कर सकते थे ना वो भी रह जाएंगे, ठीक है। कर लो, वेन डायग्राम बनाते हैं। अब क्लास इज 178 स्टडी मैथमेटिक्स, इसको मैथ्स लिख देते हैं, इसको फिजिक्स लिख देते हैं, इसको केमिस्ट्री लिख देते हैं, ठीक है। मैथ्स वाले आपके 100 है, फिजिक्स वाले 70 हैं, केमिस्ट्री वाले 45 है, 32 स्टूडेंट स्टडी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो ये वाला पार्ट इन दोनों का, दिस और दिस मिला के आपका 32 है। 29 स्टडी मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स और केमिस्ट्री मिला के ये आ गया आपका 29, एंड 25 स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मिला के ये 25, एंड 18 स्टडी ऑल थ्री सब्जेक्ट। मतलब ये वाला पार्ट आपका 18 है, तो ये वाला पार्ट आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे आप पीछे से पढ़ना स्टार्ट कर दो और ज्यादा इजी हो जाते हैं, बट मैं सीक्वेंस में पढ़ रहा था, ठीक है। ये आपका पार्ट आपका 11 हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, इनका सम देख लो। 32 + 11 कितना आ गया आपका 43 आ गया, 100 - 43 इज 57। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32 + 7 इज 39, 70 - 39 इज 31, एंड आपका 29 + 7 is 36, 36 minus 45 minus 36 is 9, इनका सम आ गया 40, 40 + 57 97 आ जाएगा, आंसर इज 97, ठीक है। आपको लगता है कम टाइम में आप ये चीज कर सकते हो तो करा करो ऐसी। अगर आपको लगता है आपको इस चीज में 2 मिनट लग जाएंगे तो मत करा करो ऐसा, छोड़ दिया, चाहे आने के बाद भी तुक्का मार के चलिए। जैसे आ गया, a tower of height x meters stand vertically on the ground. From a point on the ground, angle of elevation of the top of the tower is theta, and from a point h meters above the point, angle of depression of the foot of the tower is alpha. Find the value of x is. अभी तो पढ़ते हुए मेरे पास दिख रहा है एग्जाम में, मैं तो छोड़ूंगा इसको, चाहे मेरी मैथ्स कितनी भी अच्छी हो, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ूंगा, टाइम लगने का चांस लग रहे हैं, एक बार ट्राई कर लेता हूँ, कभी कभी आ जाते हैं आंसर। बट छोड़ने का मतलब ये नहीं कि मैं एग्जाम में पूरा छोड़ दूंगा, ऐसे छोड़ने का मतलब ये होता है कि लास्ट में अगर आप ये हैबिट ढंग से रखोगे तो लास्ट में बच जाता है टाइम। सुनने में मुश्किल लग रहा है बट बच जाता है टाइम। लास्ट में आके मैं जैसे अब ट्राई कर रहा हूँ वैसे ट्राई करूंगा फिर प्रॉपर अप्रोच से। अब देख लेते हैं कि यार टावर ऑफ हाइट x मीटर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ये x मीटर इसकी हाइट है। फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज थीटा, यहाँ से ये एंगल इसका थीटा है, एंड फ्रॉम पॉइंट h मीटर्स अबव द पॉइंट, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज, मतलब कोई एक h होगा और डिप्रेशन है इसका मतलब वो उसकी हाइट ऑब्वियसली उससे ऊपर ऊंची है, दिस इज इक्वल टू अल्फा, ये एंगल आपको अल्फा गिवन है, ठीक है। ये अल्फा गिवन है तो ऑब्वियसली अगर मैं थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री सॉरी पैरेलल लाइन बनाऊं तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ऐसा कर लेते हैं, इस चीज को मैं y मान लेता हूँ। सो टेन थीटा क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा, एंड ये भी y है, और ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाली हाइट हो जाएगी मेरी h - x हो जाएगी। सो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा हो जाएगा h - x डिवाइडेड बाय y हो जाएगा, ठीक है। सो ये आ जाएगा h/y माइनस x/y, x/y तो आपको टेन थीटा के बराबर था, निकालना क्या है, x निकालना है, मेहनत है थोड़ी। सो टेन अल्फा, इसको यूज करके टेन अल्फा प्लस टेन थीटा कितने के बराबर आ जाएगा, यहाँ पे इसको टेन अल्फा लिख दूंगा तो मैं, तो टेन थीटा दैट विल बी इक्वल टू
h डिवाइडेड बाय y, ठीक है। सो y आ जाएगा आपका h डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस tan अल्फा, x बाय y आपका tan थीटा के बराबर है। इसमें अगर यहाँ पे पुट करेंगे y की वैल्यू, तो x ही निकालना ना, x आपको ऐसे लिख देते हैं y इंटू टेन थीटा, y आपका आ गया h अपॉन टेन थीटा प्लस टेन अल्फा इंटू टेन थीटा। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, कॉट के फॉर्म में कुछ ना कुछ कर रखा है ना। पता नहीं, मतलब मेरे को नहीं आती है, ठीक है। कुछ ना कुछ होगी इसमें, कैलकुलेशन बाद में देख लेना, क्योंकि टाइम टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ इसमें, ठीक है। सो नेक्स्ट देख रहे हैं, इसका मैं कुछ भी मार्क कर देता कि टेन टेन तो कुछ आंसर नहीं आएगा, कॉट थीटा टेन थीटा ना, अगर होता हो मेरे पास ऑप्शन तो मैं इस पे ऐसे ही मार्क कर देता इसको, बट मैंने स्टार्टिंग में बोला था क्वेश्चन छोड़ने वाले, तब समझ आ गया मैं क्यों छोड़ने की कह रहा था कि ऐसे क्वेश्चन में इतनी मेहनत करने के बाद आप कहीं जाके फंस जाते हैं। नेक्स्ट आपका ये है एफ एक्स है आपका जी ऑफ एफ इनवर्स एक्स, तो पहले एफ इनवर्स एक्स निकाल लेते हैं। आई होप आपको इनवर्स निकालना होता आता होगा कि आपका ये ऐसे एफ इनवर्स एक्स कैसे निकालते हैं कि एफ एक्स की जगह हम एक्स लिखते हैं और एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स लिखते हैं, तो थ्री इंटू एफ इनवर्स माइनस टू, एफ इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा आपका एक्स प्लस टू डिवाइड बाई थ्री आ जाएगा। जी ऑफ एफ इनवर्स क्या आएगा, जब जी के अंदर एफ एफ इनवर्स को पास करोगे तो आपका आ जाएगा एक्स प्लस टू डिवाइड बाई थ्री का होल स्क्वायर प्लस वन। आपको क्या निकालना है, जी ऑफ एफ इनवर्स सेवन निकालना है, तो यहाँ पे सेवन वैल्यू पुट कर दो एक्स की जगह, सेवन प्लस टू डिवाइड बाई थ्री का होल स्क्वायर प्लस वन आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना आ गया, नाइन बाय थ्री, थ्री स्क्वायर मतलब नाइन प्लस वन, ऑप्शन इज डी ऑप्शन। काफी इजी होगी क्वेश्चन था ये वाला, बस आपको पता होना चाहिए इनवर्स क्या करना है। नेक्स्ट देखते हैं, रेन्यू बोरोज अ सम ऑफ 50,448 10% पर एनम। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले में भी देखा था। एग्जाम में ऑब्वियसली छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं, काफी टाइम लगता है। एक प्रॉपर मेथड तो आपको पता होगा कि हमारी अमाउंट होती है कि 50,440 इज इक्वल टू, जो हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स अपॉन एक साल का इंटरेस्ट है आपका 10% है, तो आपका हाफ ईयरली हो रहा है तो आधे साल का इंटरेस्ट होगा आपका 5%। फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन वन प्लस फाइव अपॉन हंड्रेड प्लस एक्स अपॉन वन प्लस फाइव अपॉन हंड्रेड का होल स्क्वायर। जितनी इंस्टॉलमेंट है, तीन इंस्टॉलमेंट है, तीन बार जाएगा ये, एक्स अपॉन वन प्लस फाइव अपॉन हंड्रेड का होल क्यूब। इससे आपका काफी टाइम लगेगा, आपको दिख ही रहा है, कैलकुलेटर भी प्रोवाइडेड नहीं है तो समझ ही लो, घर पे बैठे होते तो कर लेते हो आप, कैलकुलेटर प्रोवाइडेड नहीं है तो नहीं कर सकते। इसका दूसरा मेथड है जिससे मैं करता हूँ, वो भी इतना ईजी नहीं है, बट इससे तो रिलेटिवली ईजी और अप्रोक्सीमेट आंसर आता है। क्या करना है, सिंपल, आपका 10% है, आपका तीन इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब सॉरी 5% है, तो तीन इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमेशा बिल्ड जो हमारा ज्योमेट्रिक मीन आता है, पहली इंस्टॉलमेंट के लिए हम 0.1.05 होगा, दूसरी इंस्टॉलमेंट है 1.05 का होल स्क्वायर होगा, मतलब दो बार कर रहे हैं, तीसरी है 1.05 का होल क्यूब होगा। 1.05 समझ आ गया, वन प्लस फाइव अपॉन हंड्रेड। इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे, मतलब टू द पावर वन बाई थ्री करोगे तो आएगा आपका 1.05 आएगा। क्यों मत पूछना ऐसा क्यों करना है, ऐसे करते हैं, ठीक है। मतलब मेरा मेथड है, आंसर हमेशा ठीक आते हैं जनरली। अगर आपकी इंस्टॉलमेंट्स एंड ऑल दो से ज्यादा हो, दो तक तो नॉर्मल मेथड से कर लिया करो, दो से ज्यादा इंस्टॉलमेंट आएंगे तो आपके आंसर हमेशा ठीक आते हैं, जिसमें कैलकुलेशन काफी डिफिकल्ट हो जाए। सिंपल आपको करना है, ये चीज आ गई है। अब 50,000
440 को 1.05 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो एंड जो फाइनल आंसर के लिए इस वैल्यू को डिवाइड बाय 3 कर दो। 3 क्यों? क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट। इस चीज को आप कैलकुलेट करोगे, आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, वही आपका आंसर होगा। उसके आसपास एक ही ऑप्शन होगा गारंटीड एंड वही आपका आंसर होगा। ट्राई कर लेते हैं। 1.05 कितना आएगा? 1.1 के अराउंड आ जाएगा, 1.1025 आएगा। अप्रोक्सीमेटली 1.1 मान लेता हूँ मैं। इसको 1.1 बढ़ाओगे तो मतलब इसको 10% बढ़ा रहे हो, तो 55440 में 5044 ऐड कर दो, आ जाएगा 55484। इसको डिवाइड बाय 3 करोगे कितना आएगा? 18,000। 14 × 3 करोगे तो 500 के आसपास आएगा। थोड़ा सा और इंक्रीज रहने तो इसको 555 मान लेते हैं। 1.025 है तो थोड़ी सी वैल्यू 55500 मान लेते हैं। तो इसको डिवाइड करोगे तो 18,500 के आसपास आएगा। एज पर में यही आंसर होना चाहिए, तो ये आंसर आएगा। अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, ये आपका आंसर होगा। इसके आसपास 18,500 के आसपास ही आ रहा है, तो इसके आसपास मेरे को यही ऑप्शन दिख रहा है सबसे क्लोजेस्ट, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, ट्राई सही लगे तो सही है, अदरवाइज आप प्रॉपर मेथड से कर ही सकते। ठीक है, ट्राई कर लेना। मतलब टाइम तो लगेगा ऑब्वियसली, एग्जाम में ये क्वेश्चन लास्ट में करना होता है। अगर आपको उस मोमेंट में करना चाहते हो और अगर आपकी कैलकुलेशन काफी फास्ट है तो ये चीज कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्राई कर लेना अपने कैलकुलेटर अभी खोल के एक बार ट्राई कर लेना, इसका आंसर इसी के आसपास आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन टू नंबर्स इज 16। अगर दो नंबर है, आपने स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल रेशियो वाली क्लास में देखा होगा कि अगर दो नंबर्स हैं ए बी, तो उनका मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। एंड थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? दैट इज बी स्क्वायर अपॉन ए, कि वेयर बी इज ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो ये आपको गिवन है 16, ये आपको गिवन है 120। ए बी कितना आ जाएगा आपका? ए बी आपका आना चाहिए 256 आना चाहिए। तो बी को लिख लेते हैं हम 256 डिवाइड बाय ए लिख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 256 का होल स्क्वायर। 2 की पावर्स में लिख दे तो ज़्यादा सही रहेगा, सारी 2 की पावर से। 256 2 की पावर 8 होता है, तो 2 की पावर ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय ये 2 बार आएगा तो ए क्यूब आ जाएगा। ये इज इक्वल टू 128 क्या होता है आपका? 128 होता है 2 रेस्ट पर 7 होता है। ए क्यूब कितना आ जाएगा? ए क्यूब आ जाएगा आपका 2 रेस्ट पर 9 आ जाएगा, एंड ए आ जाएगा आपका 2 क्यूब आ जाएगा, मतलब 8 आ जाएगा। तो ए तो आपका 8 आ गया, तो बी कितना आना चाहिए? 256 डिवाइडेड बाय 8, 2 रेस्ट पर 5 आ जाएगा, मतलब 32 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है? एवरेज ऑफ दोज नंबर, मतलब इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 पूछा है, दैट इज इक्वल टू 40। तो आंसर इज 40। उनका सम 40 आया था, दैट इज इक्वल टू 20। आंसर इज 20। होपफुली मैं ज़्यादा फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ, आपकी कंसेप्ट एंड ऑल क्लियर्ड है। आप वीडियोस को दोबारा से पीछे जाके चेक कर सकते हो, इसलिए मैं हर चीज़ें रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ना हमेशा कुछ नहीं कर सकते, कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपको आना ही चाहिए। वो चीज़ आपको सोचनी पड़ती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंप्लीटिंग द स्क्वायर में है, आपको सोचना पड़ता है। सोचने में थोड़ा सा हेल्प करा देता हूँ, थोड़ा सा एक बार मैं इसको जूम कर देता हूँ सो दैट आप क्वेश्चन थोड़ा ढंग से दिखे। आपका है स्क्वायर रूट ऑफ, सबसे पहले मतलब आपका स्क्वायर रूट आ रहा है ना, तो समझो अंदर वाले पार्ट का आपको स्क्वायर बनाना है, इसलिए हम कंप्लीट स्क्वायर कर रहे हैं। तो आपको सोचना है 14√3 है, इसका मतलब ये तो समझ आ गया एक नंबर के अंदर आपका √3 आ रहा होगा। 14 मतलब ये वाला पार्ट आपका ऐसे आएगा 2 माइनस बी इंटू माइनस इंटू 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू माइनस 14√3 आ रहा है। थोड़ा सा प्रोसेस समझा रहा हूँ सोचने का। इज इक्वल टू 14√3 आ रहा है, तो इसको कैसे देखेंगे? एक तो √3 तो आपको दिख ही रहा है,
एक 2 भी दिख रहा है, मतलब -2 इंटू 7 इंटू रूट थ्री। तो ऑब्वियसली आपको ये भी दिख गया कि यहाँ पे 7 इंटू रूट थ्री है, यहाँ पे कुछ कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है, प्राइम नंबर ही है 7। एक नंबर आपका 7 होगा, दूसरा रूट थ्री होगा। और ध्यान से देखो, 7 स्क्वायर करते हो आप, 7 स्क्वायर 49 होता है, 3 रूट थ्री का स्क्वायर करते हो 3 आता है, इन दोनों का सम मिला के 52 आ रहा है। इसका मतलब दिस होल थिंग विल कन्वर्ट इनटू 7 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। सिमिलरली इस वाले को करते हैं हम। इस वाले में इस चीज को लिखोगे +2ab, क्योंकि प्लस साइन आ रहा है आपका, इज इक्वल टू 4 इंटू रूट थ्री। ये भी दिख रहा होगा आपको, ये क्या दिख रहा है, 2 इंटू रूट थ्री है। इसका एक नंबर आपका 2 होगा, एक 3 होगा, इनका स्क्वायर भी दिख रहा है आपको, सम 2 बन। ये वाला पार्ट बन जाएगा प्लस अंडर रूट 2 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर। एंड नीचे वाला पार्ट क्या बनेगा, सेम प्रोसीजर करेंगे, सेम मेहनत करेंगे। ये चीज आपको मेंटली आनी चाहिए। एग्जाम में ऑब्वियसली ये वाला क्वेश्चन छोड़ सकते थे कि 3 बार ये चीज करनी पड़ेगी, बट अगर आपको इस चीज में मास्टरी है, आज प्रैक्टिस करना चाहो 1-2 दिन कर लेना मास्टरी, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन स्किप नहीं करोगे, आप करोगे। 6 रूट 2 है, तो 6 रूट 2 को कैसे डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 3 इंटू रूट 2। काफी इजी था, इस चीज में आपको सोचना भी नहीं पड़ा। कई बार सोचने पड़ते कि प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर आ जाते, कैसे कैसे ब्रेक करेंगे इसमें, तो काफी इजी हो गया आपका। ये चीज किसमें ब्रेक हो जाएगी, ये आ जाएगा आपका अंडर रूट, माइनस साइन भी आ रहा था तो दोनों में माइनस आएगा बीच में, अंडर रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। आप होल स्क्वायर एंड ऑल कट जाएंगे तो ऊपर वाला बन जाएगा 7 माइनस रूट थ्री, ये बन जाएगा 2 प्लस रूट थ्री, और नीचे वाला बन जाएगा 3 माइनस रूट टू। अच्छी बात क्या है, रूट थ्री कट गए, ये आ गया आपका 9/3 माइनस रूट टू। रैशनलाइजेशन तो आती होगी, तो क्या करेंगे, इंटू 3 प्लस रूट टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, ये 9 आया था ना, तो ये आ गया 9 इंटू 3 प्लस रूट टू अपॉन, ये बन गया आपका 7। तो आपका आ गया ये 27/7 प्लस 9/7 रूट टू। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कितनी मेहनत है इस क्वेश्चन में। तो ये चीज़ हमारा आ गया, मैं रब कर रहा हूँ बाकी पार्ट। इसके बाद भी अभी आपका आंसर खत्म नहीं हुआ है, अभी भी क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछिए आप, अंडर रूट एक्स प्लस वाई पूछा है। दिख रहा होगा ये एग्जाम में क्यों छोड़ने वाला क्वेश्चन है आपको। तो आपका ये आ गया एक्स, ये आ गया वाई, आ गया आपका। आपको बताना है अंडर रूट एक्स प्लस वाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया 36/7। इसका अंडर रूट करोगे तो आपका आ जाएगा 6/√7। 6/√7 ऐसा ऑप्शन है, हाँ ये रहा। तो दैट इज योर आंसर। और दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में, आप स्टार्टिंग से ना कहीं से कोई हिंट नहीं ले सकते कि इनमें से कोई ऑप्शन में अगर आपको तुक्का मारना है तो कहीं पे कुछ हिंट ही नहीं आता, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट आपका 21, इसमें क्या है, तो करने लायक हो रहा है। सब में टू 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 के मल्टीपल है, तो 2 क्यूब को अगर हम कॉमन बाहर निकाल लें, 8 कॉमन बाहर आएगा, ये बचेगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब टिल 10 क्यूब इज इक्वल टू k इंटू 10 स्क्वायर। आई होप सम ऑफ क्यूब तो पता होगा आपको, वो होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर, मतलब आ जाएगा 10 इंटू 10+1 दैट इज 11/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू 10 क्यूब स्क्वायर 10 स्क्वायर। ठीक है, 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 8 कटा, 2 स्क्वायर हो जाएगा तो 4, मतलब 8/4 इंटू 121 इज इक्वल टू 3। ये आपका आ गया 2 इंटू 121 इज 242। दैट इज योर आंसर। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में करने लायक क्वेश्चन था। ठीक है, ये आ गया बढ़िया क्वेश्चन।
क्या है? एग्जाम में देखते छोड़ने वाला क्वेश्चन है ये, बट एक इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन की, कि कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करते हैं। इसका है आपका, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड जेड, आपको ये वैल्यू निकालनी, समझ नहीं आता क्या करना। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ऐसा क्वेश्चन मेरा एक कैट एंड ऑल में भी आया था, एक प्रॉब्लम आई थी, फिर बाद में मैंने रियलाइज करा एक मेथड होता है और काफी सही लगा था वो मेथड। वो क्या था, सारे एक्स वालों को साइड ले जाओ, सारे वाई वालों को साइड ले जाओ, सारे जेड वालों को एक साथ कर दो, एंड फिर आपका आंसर आएगा ढंग से। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 9x², अगर 12x को इस तरफ ले जाऊंगा, एक सेकंड, सो 9x² माइनस 12x, ठीक है, इसको अलग से रखता हूँ वैसे, प्लस y², y को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस y, प्लस 4z² एंड माइनस 2z, थोड़ा सा कैप छोड़ दीजिए, यहाँ पे तीसरा जो हम पार्ट लिखने वाले हैं, प्लस 4.5, 4.5 कितना आ जाएगा, 4.5 ही लिख लेते हैं, 4+1/2 लिख देते हैं ज़्यादा से, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा, अब मेरे को यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, अगर मैं स्क्वायर की फॉर्म में देखूँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड ऑल के फॉर्म में देखूँ, तो यहाँ पे आपका आना चाहिए, आपको रिक्वायरमेंट है यहाँ पे 4 की। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर देखा था, तो ये वाला पार्ट 4 ही आना चाहिए, 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 स्क्वायर इज 4, हाँ 4 आएगा यहाँ पे आएगा 1, तो यहाँ पे हाफ आएगा, हाफ स्क्वायर इज 1/4 आएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे आएगा आपका 4z² मतलब 2 यहाँ से आ गया, 1 यहाँ से आ गया, तो यहाँ पे दोबारा से 1/4 आएगा, तो जितना आपने ऐड करा उतना सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो मतलब यहाँ पे -4 -1/4 -1/4 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो, ये चीज कट गई आपकी, तो बचा क्या, आपका ये चीज बची है 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2z माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, दिस इज थिंग इज इक्वल टू 0। ऐसी चीज 0 कब हो सकती है, होल स्क्वायर है सारे, इसका मतलब इंडिविजुअल सारी चीजें 0, मतलब 3x माइनस 2 0 होगा, तो यहाँ से आपका आएगा x इज इक्वल टू 2/3, यहाँ से y इक्वल टू 1/2 आएगा, -1/2, z इक्वल टू हाफ उस तरफ चले जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये वैल्यू निकालनी, पुट कर दो, तो आपका आ जाएगा 8/3 माइनस 3/2 माइनस 2/4, सॉल्व कर लेते हैं इसको, 3/2 दोबारा हाफ हो गया, 8/3 में से 2 माइनस करते हैं तो 2/3 आता है, 2/3 ऑप्शन में है, हाँ है, वही आपका आंसर है। ठीक है, समझ आ गया होगा, ये वाला कंसेप्ट मेरे को तो काफी सही लगा था जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, तो आगे से हो तो कर लेना कभी आगे। ये वाला कंसेप्ट ना हर एग्जाम में आ जाता है, आपका डी जेट आईपी मैट में हर जगह एक्सपेक्ट कर सकते हो। Radio of the internal external surfaces of hollow spherical shell is something that is melted and decast into solid cylinder. What is the height of the cylinder? ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, वॉल्यूम आपको इक्वेट करनी होती है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे स्फेरिकल शेल कितनी आ जाएगी, 4/3 पाई इंटू 10³ माइनस 6³ इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू रेडियस क्या है सिलेंडर का इंटू आर, पाई इंटू आर है आपका 7 इंटू आर स्क्वायर एच, एच को हम जो निकालना है, पाई से पाई कट गया, 10³ माइनस 6³ कितना आ जाएगा, 1000 माइनस 216 इज 7, 784, 4/3 इंटू 784 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर इज 49 इंटू एच। सॉल्व करके जो भी आपका आंसर है निकाल लेना, फ्रैक्शन में आ रहा हो, 3 नीचे आ रहा हो, 3 कहीं से कट नहीं रहा है, 49 से कट रहा है 784, हाँ 7 के टेबल में आता है, ये 7 आ गया,
ये आएगा 7 × 12 आता है 84, तो ये 112 आ जाएगा। 112 7 से कटता है, दोबारा कट जाएगा, बढ़िया। ये आ जाएगा आपका 42, ये 16 आ जाएगा। 16 × 4 कितना होता है आपका? 64 होता है। 64 डिवाइडेड बाय 3 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। 64 बाय 3 आ जाएगा 21 2/3, 21 1/3। दिस इज योर आंसर। ठीक है, सॉल्व करना नहीं चाहता था मैं, कर दिया गलती से। अब ये है, इस टाइप के क्वेश्चन भी जनरली कर लेने चाहिए, तो छोटा है ये वाला। एक सेकंड में थोड़ा जूम कर रहा हूँ इसमें, फ्रैक्शन में डिग्री। अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, द आंसर वाज दिस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन करेक्ट आंसर एंड हिज आंसर। ठीक है, मतलब ये वैल्यू निकाल ही लेते हैं पहले, क्या है ये आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5/3 आ गया, मतलब 13/5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये बन गया 13/6 प्लस 3 अपॉन 1 2/3 कितना बन जाएगा आपका 5/3 डिवाइडेड बाय 1/5, और यहाँ पे होगा 2/5 1/5, ये तो कट गया आपका एक दूसरे से, तो आ गया 3/2। 3/2 को उल्टा करेंगे, डिवाइड हो रहा है तो ये इंटू 2/3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका ऊपर जाएगा तो 13/6 6 हो जाएगा सर, 5 था ना, 13/10 प्लस ये आ गया 27/10, तो ये आ गया आपका 40/10, दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 4 आ गया। आप आपको बोल रहा है हिज आंसर वाज 3 2/5। कितना डिफरेंस ओरिजिनल इसमें डिफरेंस दिख रहा है आपको 3/5 का है, वही आपका आंसर होना चाहिए। देख लेते ऑप्शन में है भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। A sold an article at B to B at a profit of 20%. B sold it at C at a profit of 30%. C sold it at D at a loss of 50%. B profit was 140 more than profit of A. And what was the cost price of article D? ऐसे क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहे हो, ए से सारी वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, तो उस वैल्यू को 100x मान लेते हैं। ए बी सी डी, ए को 100x माना, तो बी के कैसे 100% 20% प्रॉफिट हुआ, तो बी 120x होगा। सी कितना होगा आपका 30% और ज़्यादा है, 120 का 30% होता है 36 होता है, 36 ऐड करोगे तो 156x होगा। एंड डी का 50% लॉस है, मतलब आधा रेट हो जाएगा, मतलब 78x हो जाएगा। आपको पता है कि 20 प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट कितना हुआ था, इसको हुआ था 36x का, इज 30 इज 140 मोर देन एज प्रॉफिट। ए का प्रॉफिट कितना हुआ था 20x हुआ था, तो इनका डिफरेंस इज 16x, तो 16x इज इक्वल टू 140। x कितना आ जाएगा 140 डिवाइड बाय 16, दैट इज इक्वल टू, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 70। ऐसे रहने देते हैं। x ये है, आपको निकालना क्या है, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल डी, मतलब आपकी डी की वैल्यू निकालनी है। 78x मतलब 78 इंटू 140 डिवाइड बाय 16। ठीक है, तो यहाँ से 78 आता है, 39 इंटू 2 आता है, तो ये तो 39 हो गया। 8 बचा, यहाँ पे कितने 2 के कितने फैक्टर आएंगे, 2 आएंगे, 2 बचा, और यहाँ पे 35 आ गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिवाइड बाय 2 ऑप्शन देख लेते हैं। एक ही ऑप्शन है इसमें, लास्ट में 0.5 आ रहा है, क्यों मेहनत करनी थी, ये आपका आंसर होगा, गारंटीड ये आंसर होना चाहिए, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² प्लस ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 1x माइनस k समथिंग इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट एंड k सेटिस्फाई द इक्वेशन। मतलब सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट के बराबर है। सम ऑफ रूट कितना होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, तो मतलब माइनस 2k प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब माइनस ऑफ k प्लस 5 डिवाइड बाय 3। ये दोनों कट गए, बस यहाँ से k निकालना है, तो k निकल जाएगा, माइनस माइनस भी कट गया, तो 2k प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 5, k इक्वल टू 4 आ गया। k 4 है, आपको बताना है k सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब इक्वेशन बोलिए तो ऑब्वियसली ट्राई करके देखना पड़ेगा 4 किसको सेटिस्फाई कर रहा है। 4 स्क्वायर ये आ जाएगा आपका 32 प्लस 4, नहीं ये तो नहीं आएगा,
32 माइनस 4 28 आता है। हाँ ये सही है आपका, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अ स्क्वायर एंड रेगुलर हेक्सागन हैव सेम पेरीमीटर। ठीक है, स्क्वायर साइड ये है, रेगुलर की कितनी साइड होती है, 6 साइड्स होती है। ऐसा मान लेते हैं टोटल पेरीमीटर को, ये हेक्सागन की 6 साइड्स होती है, इसकी 4 साइड्स होती है, तो मैं ऐसे करता हूँ पेरीमीटर को 6 और 4 का एलसीएम आता है आपका 12 होता है, तो पेरीमीटर को मान लो 12 मान लेते हैं। तो स्क्वायर की साइड कितनी कितनी आ जाएंगी, 3 3 3 3 आ जाएंगी, और जो आप हेक्सागन बना रहे हो इसकी साइड्स कितनी हो जाएंगी, इसकी साइड्स हो जाएंगी 2 2 2 2 2 हो जाएंगी। ठीक है, रेशियो ऑफ देयर एरिया आई होप पता होगा, रेगुलर हेक्सागन आपको 3 ट्रायंगल्स के सॉरी 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर होता है ऑफ साइड 2। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ई स्क्वायर मतलब इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4। ऐसे 6 हो जाएंगे तो इंटू 3 6 आ जाएगा, तो इसका एरिया आ जाएगा रेगुलर हेक्सागन का 6 इंटू √3 आ जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आता है 3 स्क्वायर दैट इज 9 आ जाएगा इसका एरिया। इन दोनों का रेशियो निकालना है तो मतलब 9:6 √3, ये सॉल्व करके आएगा 3 3 कट गया 3:2 √3 आ गया। ऐसा ऑप्शन, हाँ यही आंसर है। ठीक है, देखने में आपको कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, ये चीज करते हो तो आपका काफी इजी हो जाता है। अदरवाइज आप वैल्यू मानो मतलब वेरिएबल के फॉर्म में देखोगे तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। When three dice are thrown simultaneously, probability that the sum of the numbers appearing on the top faces is less than 16 is x। मैक्सिमम क्या आता है इसमें, 18 आता है 3 में, फिर 17 आता है 16 आता है, तो ऐसा कर लेते हैं वन में से इन तीनों की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे। 18 कैसे बनता है 6 6 6, 17 कैसे बनेगा 6 6 5 के तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है, 5 6 5 मतलब इसकी पॉसिबिलिटी एक बनती है, इसकी तीन पॉसिबिलिटी बनती है। 6 6 6 16 कैसे बनेगा आपका, बनेगा 6 6 4, इसकी तीन पॉसिबिलिटी होंगी, एंड 6 5 4 6 5 3 होगा। 8 प्लस 6 6 5 4। ठीक है, इसकी भी तीन पॉसिबिलिटी होगी, टोटल यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ गई 6 1 प्लस 3, तो ये कितना आ गया 10 पॉसिबिलिटीज आ गई। टोटल आपको आएगा पता होगा 3 डाइस में 216 होती है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 10 अपॉन 216 दैट इज इक्वल टू 206 अपॉन 216। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 103 अपॉन 108। आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 7 sin स्क्वायर थीटा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये निकालना है तो आसान लग रहा है। हाँ, ऐसा कर ले 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ना कोई डेफिनेट रूल नहीं होता, क्वेश्चन देख के एकदम से सोचना पड़ता है, कुछ ट्राई कर जाते हैं कुछ नहीं करते हैं। तो ये चीज आपको दिख रही है तो 5 हो गई, 5 माइनस 6 1 हो जाएगा, -1, तो आपका आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन थीटा आपका आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। थीटा आपको पता चल रहा है 45 डिग्री है, 45 डिग्री यहाँ पे पुट कर दो, 10 45 1 होता है, सेक 45 आपका √2 होता है, 1 माइनस √2 प्लस 1 प्लस √2। रैशनलाइज करोगे तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 1 प्लस √2 से मल्टीप्लाई 1 माइनस √2 से कर देते हैं, तो ये तो नीचे वाला तो आपका बन जाएगा -1 और ऊपर वाला बन जाएगा 1 माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस √2 का होल स्क्वायर क्या आता है आपका 3 माइनस 2√2, और माइनस साइन भी लग गया तो उल्टा हो जाएगा आपका ये 2√2 माइनस 3। तो आपका आंसर आ गया 2√2 माइनस 3। आई होप सही लिखा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं।
In an office, 60% of employee are female, 60% of employee including 27 male got a promotion. And if there are 90 female employees, तो 60% आपको पता ही है यहाँ पे 90 की बने, तो फीमेल अगर 90 है तो मेल आपके 40% होंगे, 40% मतलब इसका 2/3 मतलब मेल आपके 60 होने चाहिए, तो टोटल लोग कितने हो गए आपके 150 हो गए। आपको गिवन है कि 60% एम्प्लॉय गॉट अ प्रमोशन, मतलब 60% 90 लोगों को तो प्रमोशन मिला है, आउट ऑफ देम 27 आर मेल, तो फीमेल कितनी होंगी, फीमेल आपकी होंगी 63 आपकी फीमेल हो गई। आपसे क्या पूछा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय गॉट अ प्रमोशन, मतलब 63 अपॉन 90 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 70, दैट इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। The certain number of person can complete a piece of work in 20 days, working 9 hours a day. If the number of person is increased by 33, 1 by 3, and time spent is decreased by 50%, in how many days remaining work will be completed? इसमें तो वो वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, मैन इंटू टाइम इंटू वर्क वाला, मैन इंटू टाइम डिवाइड बाय वर्क इन फर्स्ट केस इज इक्वल टू मैन इंटू टाइम इंटू वर्क डिवाइड बाय वर्क इन सेकंड केस। तो पहले केस में मैन कितने, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है 33.33% बढ़ रहे हैं, तो पहले केस में नंबर ऑफ पर्सन को 3x मान लेते हैं, 3x इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि 1/3 मेरे को करना था। दूसरे केस में 4x आ जाएंगे नंबर ऑफ, ठीक है। टाइम टेकन कितना है, 20 डेज काम करते हैं, वर्किंग 9 आवर्स अ डे, नीचे वर्क को W मान लेते हैं। दूसरे केस में नंबर ऑफ मैन तो 4x हो गए, टाइम डे हमें निकालना है, टाइम टेकन इज डिक्रीज बाय 50%, तो मतलब टाइम स्पेंड पर डे इज डिक्रीज बाय 50%, मतलब पहले 9 आवर्स काम करते थे, अब कितना करते हैं 4.5 आवर्स काम करते हैं, एंड वर्क इज सेम वर्क है तो W लिख देते हैं, W कट गया, x से x कट गया, सो आपका आ गया d की वैल्यू निकालनी, 4.5 से कटेगा 2 आ गया, एंड 4 से कटेगा ये 10 आ गया, d आ गया आपका 30, d 30 आ गया, तो 30 इज योर आंसर। नेक्स्ट है आपका वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर 10 per minute through a cylindrical pipe whose radius is 2.5 mm. How long it will take a pipe to fill up conical tank? ऐसा ही क्वेश्चन आज एग्जाम में भी आया था, सुना था मैंने। तो आपका है दोनों की वॉल्यूम इक्वेट करनी होती है आपको, ठीक है। तो करते क्या है कि डायरेक्ट दोनों की वॉल्यूम ऐसे मान लेते हैं कि इसकी जो टोटल हमारी जितनी लेंथ निकली है, हाइट, मतलब टाइम इनटू फ्लो, फ्लो है आपका 10 मीटर पर मिनट, सबको सेंटीमीटर मिनट, तो इसको 1000 इंटू 60, आपको निकालना क्या, हाउ लॉन्ग इट वुड टेक अ पाइप टू फिल, ठीक है, मिनट्स में निकालना है, ठीक है। तो टाइम मान लेते हैं कितनी देर चला है, इंटू 10 मीटर पर मिनट लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू 10 लिख लेते हैं, ये है जितनी लेंथ पानी सिलेंडर के अंदर आ चुका है, पर मिनट 10 मीटर्स आता है, तो टी मिनट्स में कितना आएगा, टी मीटर, टी इंटू 10 मीटर्स आ जाएगा। इसका रेडियस आपको कितना गिवन है, वो आपको गिवन है 2.5 mm गिवन है, पहले तो mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, बट यहाँ पे मिनट मीटर्स में गिवन था ना, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका 25 बाय 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टैंक के बराबर होनी चाहिए। तो इक्वेट कर देते हैं, इसकी वॉल्यूम आ जाएगी सिलेंडर की पाई इंटू आर स्क्वायर इज 25 बाय 100 इंटू 25 बाय 100 इंटू लेंथ कितनी है आपकी टी इंटू 1000, ठीक है, शुड बी इक्वल टू कॉनिकल की वॉल्यूम क्या होगी 1/3 पाई, रेडियस इज 20 मतलब 20 इंटू 20 इंटू डेप्थ इज 30, बस सॉल्व करो, यहाँ से आपको टी की वैल्यू निकल जाएगी, इतना ये तो कट गया, एक जीरो इससे और गया, ठीक है। अब आपका है 3 से ये गया 10 आ गया, इसको आप लिख सकते हो पाई को, पाई से पाई गया, 20 को क्या लिखोगे 4 इंटू 4
2 into 2 that is 4 into 100 into इस 10 को भी इस तरफ ले जाते हैं into 100 25 से 100 कटेंगे 4 आएगा, ये भी कटेगा 4 आएगा, 16 into 4 is 64, तो टाइम आ जाएगा आपका 64, टाइम इज इक्वल टू 64। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, कंप्लीट ही कर लेते हैं। एक बार तो मेरे क्वेश्चन नंबर 20 पे मन करा था वीडियो स्टॉप कर दूं, बट एग्जाम आपका नियर बाय है तो सोचा एक बार में सारे कर लेते हैं, एंड अदरवाइज इस मॉक को मैं दोबारा से दूंगा ना तो जंबल अप हो जाते हैं क्वेश्चन, एंड सो दैट मेरे को दूसरी वीडियो भी ना बनानी पड़े सॉल्यूशन की अलग से डिटेल, इसलिए मैं डिटेल पे करा रहा हूँ। Two vessels A and B whose capacities are in ratio 2:3 are full solution of spirit and water. Ratio and spirit and water are in them are 5:9 and 3:4 respectively. Their contents are emptied in vessel. In 350 ml of this solution, in C, 50 ml of water is mixed. Find the ratio of spirit and water in the new solution. कुछ अजीब है, देख मेहनत है वैसे, एग्जाम में देखते छोड़ने वाला है। अदरवाइज ऐसे मान लेते 2 वेसल्स हैं, ए और बी हैं, दोनों का रेशियो 2:3। पहले देखते हैं रेशियो स्पिरिट एंड वाटर, पहले के अंदर है आपका कितना रेशियो है, इन दोनों का सम देख लिया करो, 9 और इसका सम है 14 है और इनका सम है 7। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, मतलब मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है ये देख के, 14 देख के एक आइडिया आया दिमाग में, ए की वैल्यू को मान लेते हैं 14x मान लेते हैं, बी का इस रेशियो के अकॉर्डिंग वैल्यू हो जाएगी 21x हो जाएगी। तो 14x को अगर मैं 5:9 रेशियो में डिवाइड करूंगा तो स्पिरिट एंड वाटर क्या क्या आएगा, स्पिरिट है यहाँ से आएगा हमारा 5x आएगा और वाटर आएगा यहाँ से हमारा 9x आएगा। सिमिलरली 3:4 रेशियो में डिवाइड करूँ 21x को तो स्पिरिट यहाँ से आएगा मेरा 9x आएगा, यहाँ से आएगा हमारा 12x आएगा। अब आपको ये क्या लिखा है, इन दोनों को एक साथ अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो ये आएगा आपका 14x और ये आएगा आपका 21x, मतलब रेशियो इज 2:3। स्पिरिट एंड वाटर का रेशियो 2:3 है। अब लिखा है इन 350 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन 50 ml ऑफ वाटर इज मिक्स्ड। इस सॉल्यूशन का अगर 350 ml बनेगा आपका, 350 ml को अगर मैं 2:3 में डिवाइड करूंगा तो स्पिरिट एंड वाटर कितना कितना आना चाहिए, 140 एंड 210 आना चाहिए। इसमें आप बोल रहे 50 ml पानी मिला दो, पानी और मिला दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 140 आ गया, ये आ गया आपका 260 आ गया। अब आपको बताना इनका रेशियो बताना है, रेशियो ले लो तो आ जाएगा इनका रेशियो 0:0 गया, 7:13 आना चाहिए, 7:13 ऑप्शन में है, दैट इज योर आंसर। अगर और कोई मेथड से करोगे मेरे अकॉर्डिंग तो काफी मेहनत है, मेरे अकॉर्डिंग सबसे इजीएस्ट मेथड ही है। ठीक है, एलिगेशन एंड ऑल जो भी लगाना चाहो लगा लो, बाकी में टाइम लगेगा मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, f(x) is equal to which of the following is true। सब में इनवर्स ही निकालना था, इनवर्स निकाल ही लेते हैं। इनवर्स निकालने का मेथड तो पता है, x is equal to 3 into f इनवर्स प्लस 2 अपन 5 into f इनवर्स। आप जनरली स्कूल में कई बार y भी लिख के करते थे, सेम चीज है। So 3 into x into 5 into f inverse minus 3x is equal to 3 into f inverse। f inverse x लिखने में टाइम लगता है तो मैं ऐसे लिखता हूँ। सो आपका आ जाएगा f inverse into 5x minus 3 is equal to 3x plus 2। so f inverse x कितना आ गया, 3x plus 2 डिवाइड बाय 5x minus 3। सेम ही चीज आ गई है, सेम चीज आ गई तो आप क्या बोलोगे, f inverse x is equal to fx। ये एग्जाम में करने लायक क्वेश्चन था। नेक्स्ट है a by x by a plus y by b is equal to 2, ax minus by plus b square minus a square is equal to 0, which of the following is true। छोड़ने वाला क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग, अदरवाइज देख लेते हैं कुछ, इससे तो कुछ नहीं दिख रहा, इसमें कुछ ट्राई करते हैं। ax minus by plus b square minus a square is equal to 0।
ऐसा करते हैं, ए बी से डिवाइड कर देते हैं पूरे को। ए बी से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स बाई बी प्लस वाई बाई ए माइनस वाई बाई ए इज इक्वल टू प्लस बी स्क्वायर से करेंगे तो बी बाई ए माइनस ए बाई बी इक्वल टू 0। ऐसा कर लेते हैं, एक्स बाई बी माइनस वाई बाई ए इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस बी बाई ए। अच्छा ध्यान से देखो, अगर मैं इनको कंपेयर करूँ तो यहाँ पे बी बेस किस किस का आ रहा है, यहाँ पे इसका आ रहा है, इसका आ रहा है। ट्राई कर लेता हूँ, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, इफ एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू बी, ये वाली इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है, ये हो रही है। इस वाले में भी ट्राई करा, एक्स बाई ए एक्स इक्वल टू ए आ गया तो एक्स बाई ए आपका 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो रहा है, 1 प्लस 1 2 आ रहा है, तो ये चीज इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रही है मेरी। ऑप्शन में देख लेते हैं, एक्स और ए, एक्स इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू बी पुट करने में किसमें सेम आता है। ये तो नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। एक्स इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू बी को हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं, ये आ रहा है और ये भी नहीं आ रहा, एक ही आ रहा है आपका, वही आपका आंसर है, दैट इज सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कभी भी ऐसे हैं तो आपको आई होप आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है आपका ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एग्जाम में कभी भी क्यूब वाला आ रहा हो ना तो यही चीज आपकी यूज हो रही होगी, दो आ रहे हैं तो ये तो उसके अलावा कुछ यूज हो ही नहीं रहा होगा। तो आपका है, थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं इसको। तो ध्यान से देखो, इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे वाला पार्ट आ ही रहा होगा, स्क्वायर भी दिख रहा है, ए स्क्वायर। अगर मैं इसको ए, इस चीज को अगर मैं ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ, ये चीज दिख रही है, ए स्क्वायर है, ये क्यूब है, ये बी क्यूब है, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर। ये चीज ऑब्वियसली मतलब खोल के मत देखो, खोलने के बाद आपको ए बी आना चाहिए आपको। तो रेसिप्रोकल होके बहुत सिंपल सा हो रहा है, तो आपको कट के आंसर आ जाना चाहिए। राइट, न्यूमरेटर आ जाएगा 7.2 माइनस 2.8, डिनोमिनेटर आ जाएगा 9.1 माइनस 4.7। मैंने दूसरा ऊपर वाला चेक तक नहीं करा है, कि मुझे पता है अगर इसमें ये चीज आ रही है तो ऊपर वाले में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रीअरेंज करके कुछ वैसा ही बन रहा होगा, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा। ठीक है, आपको वही चीज बन रहा होगा, क्योंकि 7.2 का होल स्क्वायर तो दिख गया, बाकी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाला कितना आ गया इनका डिफरेंस 4.4, नीचे 4.4। एग्जाम में मेरे को इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो 4.4 बाई 4.4 आ गया, आपका 1 आ गया। देख लेता हूँ, ऑप्शन 1 है, हाँ 1 है ऑप्शन में, तो सही है आंसर भी। नेक्स्ट है आपका कुछ रीअरेंज हो गया, आंसर तो आ जाएगा। तो एक बार ट्राई करते हैं, कुछ चीज़ें दिमाग में एक्सपेरिमेंट आ रहा है, मन नहीं कर रहा, दूसरी चीज ट्राई करके देखते हैं, वैल्यू ट्राई करके, कि कोई वैल्यू ट्राई करके अगर कैसे होता है वाला क्वेश्चन। तो वैल्यू ट्राई करने के लिए ना ऊपर ट्राई मत करा करो, सबसे पहले ना ऑप्शन में ट्राई करा करो, क्या मेरे ऑप्शन डिफरेंट हो पा रहे हैं, या एटलीस्ट मैं दो ऑप्शन तो नेगेट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे इजी वैल्यू तो आप आई गेस दिमाग में 45 डिग्री आती होगी। ठीक है, 45 डिग्री अगर आप पुट करते हो तो ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका हाफ आएगा, ये आएगा आपका, ये तो 1/4 आएगा, ये आएगा आपका 4 आएगा, और ये आएगा 2 + 2 4 आएगा। अभी रिस्क तो है कि दो ऑप्शन सेम आ रहे हैं, बट ट्राई करने में क्या जा रहा है, 45 आसान भी होती है। ऊपर वाले में पुट करते तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1/4 प्लस 1/4 इज 1/2, मतलब 3/2 माइनस 2 इंटू 1/8 आ जाएगा, 8 है हाँ, 1/8 प्लस 1/8 इज 1/4, मतलब 2/4
डिवाइड बाय 1 प्लस 1 प्लस 2। तो 3/2 माइनस 2/4 मतलब 1/2 मतलब 1 अपॉन 2। एक ही ऑप्शन है, सही है, किस्मत है। अरे ये वाले में रिस्क था थोड़ा, बट आ गया। ऐसे क्वेश्चन में मेरे को ये वाला सही लगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। if a equal to this, b equal to this, c equal to this, and this is equal to this, आपको निकालना है। a है, b है, c पता है, पहले b माइनस सी निकाल लेते हैं। b माइनस सी कितना आएगा, b के एलिमेंट होने चाहिए, c में नहीं होने चाहिए, मतलब 2 तो है, 3 है c में, नहीं 3 भी नहीं है, 6 है c में, हाँ 7 है c में, ठीक है। तो b माइनस सी तो ये आ गया। a माइनस b माइनस सी क्या आएगा, दिस इज b माइनस सी। a में से इसमें से चेक कर लेते, 2 और 3 को रिमूव कर रहे हैं तो 1 4 5 आएगा। कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, आंसर इज ये क्वेश्चन एग्जाम में देखते करने वाला था। अब दिक्कत ये होती है, अगर आप स्टार्टिंग में डिफिकल्ट क्वेश्चन फंस जाते हैं ना, तो आसान क्वेश्चन रह जाते हैं। अब तो डेविएशन, अरे तो पिछले वाले में भी था, उसने डिटेल सॉल्यूशन नहीं बताया था ना, इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका क्या है, अगर मैं सम को मान लेता हूँ, सम तो मान सकता हूँ, हर ऑब्जर्वेशन से आपका 50 माइनस हो रहा है, एन ऑब्जर्वेशन है तो टोटल माइनस कितना होना चाहिए मेरा, 50 एन होना चाहिए। दिस वैल्यू इज इक्वल टू -10। दूसरा केस है, सम ऑफ डेविएशन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन मेजर्ड फ्रॉम 46 इज 70, मेजर्ड फ्रॉम 46, मतलब 46 आपको आप कम कर रहे हो, तो सम माइनस 46 एन करोगे, ये आपका 70 आना चाहिए। और दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सम सम कट जाएगा, आपका आ जाएगा 46 4 एन, नीचे वाले से ऊपर वाला माइनस कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 80, एन इज इक्वल टू आ गया आपका 20। एन 20 को अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा, तो यहाँ से मेरा सम आ जाना चाहिए 1000 माइनस, मतलब सम इक्वल टू आ जाएगा -10 प्लस 1000, 990 आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन मतलब एवरेज होता है, वो कैसे निकालते हैं, 990 को 20 से डिवाइड करोगे, आपका आंसर आएगा 49.5। ठीक है, नेक्स्ट आपका, if a 180 meter long train passes a person at a speed of 8 km per hour in opposite direction in 6 seconds, it will pass another person running at 10 km per same। ठीक है, पहले स्टेटमेंट से हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्पीड ऑफ ट्रेन निकलेगी, वैसे स्पीड ऑफ ट्रेन भी है, 180 meter long train passes a person running at 8 km per hour in opposite direction in 6 seconds, it will pass another person running at 10 km per hour in same direction। ये स्टेटमेंट थोड़ा रेलेवेंट टाइप लग रही है, देख लेते हैं, मतलब डायरेक्टली उसके में ना आता हो तो। कि आपका टाइम टेकन कितना होता है, टाइम टेकन होता है ट्रेन की लेंथ, दैट इज 180 डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, दोनों की ऐड हो जाएगी क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन सॉरी माइनस हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड 2 आ जाएगी। बट मीटर है, इसको स्पीड को मेरे को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो इंटू 5/18 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, ऊपर आ जाएगा तो 0 0 कट जाएगा, 18 इंटू 18 आ जाएगा टाइम टेकिंग, दिस इज इन सेकेंड्स। पता नहीं मेरे को, ये वाला समझ नहीं आया, देख लेंगे। मतलब ये वाला तो आपको वैसे लास्ट ही क्वेश्चन था ये वैसे भी। ठीक है, पता नहीं, करते हैं छोड़ो इसको, बाद में देख लेंगे, कैसे मेरे ही दिमाग बंद हो गया। ओके, सो आई होप आपको समझ आई होगी वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी ने इतनी देर देखी है, पेशेंस के लिए सलाम है। मुझे पता है काफ़ी लंबी वीडियो होगी, बट आपका एग्जाम कल था, इसलिए मैंने इतनी ये चीज़ आज करी। ठीक है, ऑल द बेस्ट आपका एग्जाम के लिए, बाय, टेक केयर।